सबसे पहले शुरुआत हमने किया था चेंजेस से। किससे? चेंजेस। तो चेंजेस जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास में जो भी चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। दो तरह के चेंजेस जो है तुमको देखने के लिए मिलेगा। एक हो गया फिजिकल चेंजेस और दूसरा क्या हो गया? केमिकल चेंजेस। कितना चेंजेस होगा? दो तरह का चेंज, फिजिकल और केमिकल। सो दो तरह के चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। सो चेंजेस दैट अकर इन मैटर कैन बी टू टाइप्स। दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। एक हमारा है फिजिकल चेंज और दूसरा हमारा है केमिकल चेंज। यानी कि एक है हमारा भौतिक परिवर्तन और एक है हमारा रासायनिक परिवर्तन। मतलब परिवर्तन दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। ये दोनों में अंतर क्या है? जो फिजिकल चेंज है और जो केमिकल चेंज है। तो सबसे पहला तो ये है कि फिजिकल चेंज जो होगा उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। कोई चेंजेस किया तुमने, उस चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस बन के नहीं आया। कोई भी नया सब्सटेंस बन के नहीं आया, यानी कि उसमें समझ जाओ कि जो चेंजेस हुआ है ये कौन सा वाला चेंज है? फिजिकल चेंज है। और कहीं पे कोई चेंजेस किया और उसमें नया सब्सटेंस बन गया, क्या हुआ? नया सब्सटेंस बन गया, तो उसमें हम कहेंगे कि ये क्या हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है। ठीक है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। बात समझ में आ रहा है? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, शेप, स्टेट में चेंज। ठीक है। सिर्फ यही सब चीजें क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। कल चेंज होता है, जहाँ कहीं भी फिजिकल चेंज करोगे तो साइज, शेप, स्टेट इन सब चीज़ों में चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंज में किसी ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज हो गया, शेप में चेंज हो गया या फिर उसके स्टेट में चेंज हो गया। ठीक है। इन सब चीज़ों में जब चेंज होगा तो ये सब फिजिकल चेंज के अंदर में आते हैं। ठीक है। वहीं पे केमिकल चेंज में क्या होता है? पूरे के पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है चेंजेस आता है। मतलब पहले का जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टी और बाद में जो आया है बन करके उसका केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होता है। पहले वाले सब्सटेंस का और बाद वाले सब्सटेंस का दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। ठीक है। किसमें? केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में पहले का केमिकल प्रॉपर्टी और बाद का केमिकल प्रॉपर्टी क्या ये सेम रहता है? फिजिकल में, हाँ फिजिकल में सेम रहता है, लेकिन केमिकल में चेंज सेम रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता। केमिकल में चेंज हो जाता है। पहले का और बाद का दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी है अलग हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जनरली रिवर्सिबल, आमतौर पर जो होता है जो फिजिकल चेंज होगा वो रिवर्सिबल होगा। लेकिन बात करें अगर हम लोग केमिकल चेंज का तो ये जो होता है इरिवर्सिबल होता है इन जनरल। ठीक है। इसमें बहुत कम या फिर एनर्जी में कोई वही चेंज ही नहीं आता, पर इसमें जो होता है एनर्जी में चेंज आता है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, क्योंकि ये सब एनर्जी का ही फॉर्म है। तो केमिकल चेंज कहीं पे होगा तो ये सब जो है एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे इनमें चेंज होगा। हीट, लाइट, साउंड इन सब के फॉर्म में जो है एनर्जी में चेंजेस आता है। तो ये हमारे पास दो प्रकार के चेंजेस है। कौन कौन सा? फिजिकल और कौन सा? फिजिकल में क्या होता है? नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल में क्या होता है? नया सब्सटेंस बन जाता है। ठीक है। फिजिकल में नहीं बनता, केमिकल में बन जाता है। और मैंने तुमको बताया जहां जहां पे ये केमिकल चेंज होता है, जहां जहां पे ये केमिकल चेंज होगा वहां पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा? यानी कि कहीं पे केमिकल चेंज हुआ, बोल दो केमिकल रिएक्शन हुआ है। कहीं पे भी केमिकल चेंज हुआ, बोलो कि यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ है। बिना केमिकल रिएक्शन का ये चीज नहीं हो रहा है। हुआ है क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल चेंज हो रहा है यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गए फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज के। ये सारे के सारे एग्जाम्पल फिजिकल चेंज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल केमिकल चेंज के। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, कौन सा है ये? फिजिकल चेंज है। कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जियां जब काटते हो तो ये क्या है? ये एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। ठीक है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, टेयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को फाड़ दिया तुमने, ये भी क्या हो गया? फिजिकल चेंज हुआ। पेपर को फाड़ने से जो कोई नया चीज बन गया क्या?
पहले भी पेपर था, बाद में भी पेपर है। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। अगर बात करें डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर हमने क्या किया, नमक को पानी में डाला, ठीक है, तो भी यहाँ पे ये फिजिकल चेंज ही होता है, टेस्ट वगैरह चेंज हो जाता है ना नमक का, उसका पानी का, ठीक है। तो ये कौन सा चेंज हो गया, ये सब के सब फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। अब केमिकल चेंज में जैसे मान लो कि तुमने किसी चीज को बर्न किया, जलाया, किसी भी चीज को बर्न किया, तो वो तुम्हारा किस में आएगा, केमिकल चेंज में आएगा। अगर रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात करते हो, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। खाना बना रहे हो, खाना बनाना, सब्जी बनाना, दाल बनाना, चावल बनाना, ये सब क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। सारिंग ऑफ मिल्क, दूध जो होता है खट्टा हो जाता है ना, सो दूध खट्टा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गया है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये सब के सब एग्जाम्पल है किस चीज का, केमिकल चेंज का। सो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज याद रखना। अच्छा, ये सब केमिकल चेंज है, यानी कि इन सब में क्या है, क्या है, सब जगह पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ यानी कि केमिकल, कहीं पे भी केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, डाउट्स लिख के रखो, क्लास खत्म कर दूंगा तो लिख लेना, पूछ लेना, बीच में मत डिस्टर्ब करना। जिस बच्चे को कहीं डाउट है अभी लिख करके रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये दो प्रकार के चेंज हमने पढ़ लिया। अब हम इस चीज से वाकिफ हो चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन माने, केमिकल रिएक्शन माने केमिकल चेंज। कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो बोलो कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के जो है ये रिएक्शन करते हैं, एक साथ मिलते हैं, मिलकर रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, ठीक है। एक या एक से अधिक कंबाइन मिले ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ऑब्जेक्ट कह रहा हूं मैं, सब्सटेंस, वो मिलेंगे, मिल करके रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके नया सब्सटेंस बना लेंगे। तो जब कभी भी नया सब्सटेंस बनेगा कहीं पे, एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा भी बन सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। बात समझ में आ रहा है। कहीं पे केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलेगा, मिल करके एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बना लेगा, वहां पे हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। जैसे कि यहाँ नया सब्सटेंस बनेगा, जो नया सब्सटेंस बन के आएगा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब कुछ पहले वाले से बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा यहाँ तक की, क्योंकि पहले वाले का तो सब्सटेंस ही अलग है, तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों अलग होगा। तो जो नया बन के आएगा उसका भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग रहने वाला है पहले वाले से। मान लो जैसे कि ए और बी नाम के दो सब्सटेंस ने रिएक्शन किया, मिला, और मिल करके सी और डी बना लिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। इसका केमिकल प्रॉपर्टी और इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। समझ में आ रहा है। लेकिन ये चीज जरूर याद रखना है कि केमिकल चेंज में होता क्या है, ये चीज जरूर याद रखना है कि केमिकल चेंज में क्या होता है ना, कि पुराने बॉन्ड टूटते हैं केमिकल रिएक्शन में और नया बॉन्ड बनता है। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नया बॉन्ड क्या होता है, बन जाता है। कहाँ पे, केमिकल रिएक्शन में। फिजिकल चेंज में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो नहीं टूटता है, बस उनका स्टेट चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो जाता है, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटता उनका, ठीक है। इसलिए कहते हैं कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। बात समझ में आ रहा है। ये सभी जो है आपका एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का, इन सब में केमिकल रिएक्शन हुआ, चाहे तुम्हारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, चाहे तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन है, बर्निंग ऑफ कैंडल है, कुकिंग फूड है, कुकिंग ऑफ फूड, सारिंग ऑफ मिल्क, दही दूध खट्टे हो जाना, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है, केमिकल रिएक्शन का। इन सब में केमिकल रिएक्शन हुआ है। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज है।
तुम्हारे बुक में ये एक एग्जाम्पल दे रखा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का, ठीक है, एक्टिविटी में है ये। तो इसमें क्या होता है ना, जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, जलाते हैं, अब बर्न करना मतलब क्या होगा, क्या कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज माने क्या, केमिकल रिएक्शन। हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, जला रहे हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये जो है डेजलिंग वाइट लाइट के साथ जलता है, काफ़ी जो है चमकदार लाइट के साथ जलता है ये, ठीक है, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो, ठीक है। सो जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, क्या करते हैं, तो वो कैसा लाइट के साथ जलता है, डेजलिंग वाइट लाइट के साथ जलता है। कैसा जलता है, ठीक है, डेजलिंग वाइट फ्लेम देख रहे हो, काफी शानदार, मतलब चमकदार जो होता है उसका फ्लेम होता है, उसके साथ जो है मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न होता है। बोलिए, अभी तो तुमने कहा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब मैग्नीशियम, जब किसी चीज को बर्न करोगे, बर्न करने का मतलब है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाना, ठीक है। तो बर्न किया हमने, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, बर्न हो करके ये इसका ऐश आ गया, राख आ गया, राख मिल गया। तो पहले इधर कुछ और था और इधर क्या हुआ, कुछ और मिल रहा है, मतलब बिल्कुल नया सब्सटेंस है। यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन होकर के नया सब्सटेंस मिल गया। अब नया सब्सटेंस क्या मिला, तो जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होना, तो क्या मिल गया, MgO मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। अभी बैलेंस वगैरह नहीं कर रहा मैं, बैलेंस बाद में हम लोग सीखेंगे, पर हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। बर्न करना मतलब ऑक्सीजन के साथ, जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, हमें क्या मिला, मैग्नीशियम। ये जो इसके अंदर राख रखा हुआ है ना, ये जो राख मिला है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, MgO कह रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल सा एक एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। कहीं पे जब केमिकल रिएक्शन होता है, कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमें कैसे पता लगता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है, अपनी आंखों से देख के। कहीं पे जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में इनमें से एक जरूर होता है, ठीक है। ये जो तुम देख रहे हो, या तो गैस का इवोल्यूशन होगा, या तो जो है चेंज होगा कलर में, या तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, या तो टेम्परेचर में चेंज आएगा, या तो स्टेट में चेंज आएगा। कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो इनमें से एक जरूर होगा। बात समझ में आ रहा है। कहीं पे केमिकल रिएक्शन होगा तो इनमें से एक ना एक होना तय है। या तो क्या होगा, गैस का इवोल्यूशन, क्या होगा, गैस का इवोल्यूशन, या फिर क्या होगा, कलर में चेंज, या फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या होता है प्रेसिपिटेट, क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मतलब पानी में घुलता नहीं है। ये बनता कब है, केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान फॉर्म हुआ एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल मतलब पानी में अघुलनशील, जो पानी में घुले ना, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ, उस केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसा चीज बन गया जो कि पानी में घुल ही नहीं रहा है वो, ठीक है, पानी में जो है वो घुलनशील नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। बात समझ में आ रहा है। तो कहीं पे भी अगर प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन बोला जाएगा तो ये डेफिनेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज आएगा, स्टेट में चेंज आएगा, ये सब कुछ हो सकता है। तो अगर केमिकल रिएक्शन कहीं पे हुआ तो क्या बोलोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे,
या तो ये इन पांचों में से कोई सा एक, क्या इन पांचों में से कोई सा एक होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन मतलब इनमें से एक होना तय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये चीज याद रखना, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जब कभी भी केमिकल रिएक्शन कहीं पे हुआ, क्या हुआ, कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ, इसका मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 4-5 तरीके हैं। गैस का इवोल्यूशन, दूसरा क्या, तीसरा क्या, क्या, चौथा क्या, चेंज इन टेम्परेचर, और हाँ, चेंज इन स्टेट। ठीक है, ये सब जो है कहीं पे आइडेंटिफाई कर लेंगे हम लोग कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन कहीं पे हुआ तो इनमें से एक होगा ही होगा। ठीक है, अगर मान लो कि हम लोग जो है पानी से बर्फ जो है बना रहे हैं, सो टेम्परेचर में चेंज हुआ ना, लेकिन क्या वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन होता है तो उनमें, उस रिएक्शन में इनमें से एक होना तय है। ठीक है, हाँ, अगर इनमें से एक होता है तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो, लेकिन अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ तो इनमें से एक होना वहाँ पे तय होगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ, ये चीज होता है। आगे बढ़ूं, अब देखो केमिकल इक्वेशन कहाँ गया, हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो रिएक्शन है उसको डिनोट करने का, दिखाने का। कैसे दिखाते हो केमिकल इक्वेशन को, जैसे केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो इसमें कोई सब्सटेंस मिलेगा इधर, और इस सब्सटेंस के मिलने से इधर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, इधर नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा इधर। ठीक है, तो जो मिल रहा है इसको नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या कहते हैं इसको, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, और जो बनता है इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है एरो लगा करके, एरो से पहले रिएक्टेंट लिखते हैं और एरो के बाद में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। मतलब कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कौन कौन कंबाइन हुआ, कौन कौन कंबाइन हुआ उसको एरो से पहले, और क्या क्या बन के आया उसको एरो के बाद। और वो भी जब हम जो जो कंबाइन होता है उसका शॉर्ट फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम, अगर मैं ऐसे लिखूँ, सोचो मैग्नीशियम जो है रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, अगर मैं ऐसे लिखूँ, और फिर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो एक तो ये भी केमिकल रिएक्शन हो गया है ना। इधर साइड में ये जो है इसको क्या कहोगे, रिएक्टेंट कहोगे, और इधर वाले को क्या कहोगे, प्रोडक्ट कहोगे। लिख तो दिया तुमने, केमिकल इक्वेशन तो लिखा, लेकिन यहाँ एक समस्या आया। समस्या क्या आया, काफ़ी टाइम लगा लिखने में इसको। तो इसीलिए इसके सिंबल को अगर मैं लिखूं, जैसे मैग्नीशियम का Mg लिख लूँ और ऑक्सीजन का O2, और यहाँ पे रिएक्शन होकर के क्या आ गया, MgO, तो कितना सिंपल, आसानी से हमने लिख दिया, टाइम कम लगा, जगह कम ले रहा है। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे,
अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ तो इस तरीके से हम लोग जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। हमेशा ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में उसको जो है रिप्रेजेंट कर लेना है। एरो से पहले, एरो के बाद प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एक चीज याद रखना, अभी पढ़ोगे तुम लोग, रिएक्टेंट में जो एटम्स होते हैं वही एटम्स प्रोडक्ट में भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है? चेक करो, इधर क्या एटम है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में भी क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। जो एटम्स रिएक्टेंट में होगा वही एटम्स सारे किस में आएंगे, प्रोडक्ट में आएंगे। एटम्स जो है वो चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, इनके बीच का जो बॉन्डिंग है वो टूट करके नया बॉन्ड बन सकता है, लेकिन एटम में कोई चेंजेस नहीं आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये हमारे पास केमिकल क्या होता है, ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन होता है, सिंपल, उसको दे दो। तो ये चीज़ तो याद रहेगा तुम लोग को, क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट याद रहेगा। एरो से पहले रिएक्टेंट, एरो के बाद प्रोडक्ट, एरो से पहले रिएक्टेंट, एरो के बाद प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन माने केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज जब होगा या फिर केमिकल रिएक्शन होगा तो दो या दो से अधिक या फिर एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिल करके नया सब्सटेंस बनेगा। नया वाले सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टी पहले वाले से अलग होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी अलग होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, अलग होगा। दूध से दही जमता है, कौन सा होता है वहां पे चेंज, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं ना, फूड का डाइजेशन होता है, क्या होता है यहाँ पे, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। खाना खा रहे हैं, फूड का डाइजेशन हुआ यानी कि केमिकल चेंज हुआ। हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, कौन सा चेंज हुआ यहाँ पे, केमिकल चेंज। फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है वहाँ पे, केमिकल चेंज होता है। तो ये सब के सब एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन कैसा बनता है, मैथ्स में इक्वल टू लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या लगाते हैं, एरो। मैथ्स में इक्वल टू, इसमें एरो से पहले किसको लिखते हैं, जो जो कंबाइन हुआ है, और एरो के बाद किसको लिखते हैं, जो बन के आया है। क्या करके आया है, जो बन के आया है। तो ये केमिकल रिएक्शन का ये सब जो है बातें हो गई, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या होगा ना, जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो तुमने एक नियम पढ़ा होगा, क्लास 9वीं में ही एक जो है लॉ को पढ़ाया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। ये नियम कहता क्या है, ये कहता है कि कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या कहता है, कहीं पे भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जो मास होगा वो कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि मास को ना ही तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको बना सकते हो, डिस्ट्रॉय कर उसको ना ही तो उसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही उसको विनाश कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन, मतलब रिएक्टेंट का जो मास है वो और प्रोडक्ट का जो मास है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स इट इज अवॉइडिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अवॉइड कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? पर हम क्या चाहेंगे कि ये अवॉइड ना करे, तो उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट ही यहीं से आता है। कहाँ से, कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अवॉइड ना करे, इसको फुलफिल करे, इसको फॉलो करे, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने ये रिएक्शन लिया था, मैग्नीशियम का रिएक्शन लिया था मैंने ऑक्सीजन के साथ में, और ये रिएक्शन मैंने लिख दिया MgO।
तो अब देखो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसको देखो और प्रोडक्ट को देखो। रिएक्टेंट रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में देखना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मैग्नीशियम यहाँ कितना है, ऑक्सीजन कितना है, और इसमें देखो मैग्नीशियम कितना है, एक, और ऑक्सीजन कितना है, एक, वो भी एक है। अगर नंबर ऑफ एटम में चेंजेस आता है तो मास में भी चेंजेस आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ एटम में चेंजेस आया तो किस में चेंज आ जाएगा, मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास यहाँ पे इक्वल है क्या। तो ये कैसा केमिकल इक्वेशन है, ये है अनबैलेंस्ड। क्या है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब देखो मैं इसको बैलेंस करता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया 2MgO2 और यहाँ पे 2MgO ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखना क्या होता है, ये मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया रिएक्टेंट में, वो भी 2 हो गया। प्रोडक्ट में देखो मैग्नीशियम कितना, 2, रिएक्टेंट और ऑक्सीजन कितना, तो देखो जरा ये दोनों साइड में जो है सेम नंबर ऑफ एटम है, यानी कि ये क्या है, बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में इतना ही अंतर होता है। कितना अंतर होता है, बैलेंस वाले में क्या होगा, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, बैलेंस वाले में, ठीक है। और अनबैलेंस्ड वाले में क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कि अनइक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि उनमें जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो अलग है, और इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इस तरीके से जब हम बैलेंस करके लिखते हैं तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो उसको जो है अवॉइड नहीं करता है, वो फुलफिल हो जाता है। तो हमें इक्वेशन को हमेशा ऐसे ही बैलेंस करके लिखना पड़ता है, हमेशा इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करके लिखा जाता है। बात समझ में आ रहा है, तो इक्वेशन ऐसे बैलेंस करके लिखना। अब हम लोग बैलेंस जो है करना जो है इक्वेशन को सीखेंगे, कैसे कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक। इतना नोट डाउन करना है तुम लोगों को।